हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीओसी के बारे में। तो देखिए, जीओसी के अंदर हम अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लाइक रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। अब बारी आती है उनको अप्लाई करने की। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये तीनों इफेक्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हो, या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो इफेक्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हो, या फिर दोनों जो है अपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, यानी कि आज की वीडियो है कि अगर हमारे पास जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा का सारा एक क्वेश्चन के अंदर झोंकना हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि किस चीज के अंदर क्या होने वाला है, क्या डोमिनेट करेगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। तो आज की वीडियो जो है कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड होगी, जिसमें आपको मैं ये करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट इफेक्ट को चेकआउट करेंगे एंड उन्हें क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक मीजोमेरिक है, एक हाइपर कंजुगेशन है और एक इंडक्टिव है। ठीक है, अगर आप बात करो रेजोनेंस की, तो मैंने आपको बताया था मीजोमेरिक और रेजोनेंस जो है एक ही बात है। ठीक है, चाहे आप मीजोमेरिक कह लीजिए चाहे आप रेजोनेंस कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। इनकी हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास तीनों चीजें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो कौन डिसाइड करेगा फाइनल रिजल्ट। अगर तीनों इफेक्ट एक जगह लग रहे हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसमें मीजोमेरिक भी लग रहा है, जिसमें हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, जिसमें इंडक्टिव भी लग रहा है, तो इन तीनों में डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है मेरे पास मीजोमेरिक, देन होता है मेरे पास हाइपर कंजुगेशन और देन मेरे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि मुझे उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज होने वाली है वो क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करता है मीजोमेरिक इफेक्ट। रीजन पूछा जाता है कि क्यों? क्योंकि ना क्रैम नहीं करना हमें किसी भी चीजों को, हमें जो है सीख के चलना है। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर हमें पता है जो पाई बॉन्ड होती है, जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, वो कंजुगेशन का पार्ट होता है, जबकि हाइपर कंजुगेशन में जो है सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हाइपर कंजुगेशन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कंजुगेशन का पार्ट बनता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में ना तो कोई बॉन्ड ब्रेकेज होती और ना ही कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता। यहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा आगे जो है डीलोकलाइज हो जाता है किसी दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है थ्रू बॉन्ड, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है थ्रू बॉन्ड, यहां पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि बाकी दोनों में तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, जिसकी वजह से सबसे वीक तो ये हो गया। अब बात करते हैं मीजोमेरिक क्यों डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन को। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मेरे पास जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये बात सबको पता है, तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। एंड जो चीज धीरे ब्रेक होगी या मुश्किल से ब्रेक होगी तो वो कम कंजुगेशन में आएगी, और कम कंजुगेशन में आ रही है कोई चीज तो वो चीज जो है वो कम अपना इफेक्ट शो करेगी उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास जो है ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज्यादा मीजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन मुझे देखने को मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात ये करते हैं हमारे पास कि क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट केसेस क्या क्या बन सकते हैं एंड उनके अंदर क्या चीज डोमिनेट करेगी। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या हमें मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहला केस मेरे पास क्या है? सबसे पहला केस मेरे पास है मीजोमेरिक वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, मीजोमेरिक वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। एंड अब आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर मीजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन है तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा? इसके अंदर हमारे पास डोमिनेट हमेशा कौन करेगा? हमारे पास डोमिनेट करता है मीजोमेरिक ओवर हाइपर कंजुगेशन। दूसरा इफेक्ट मेरे पास क्या हो सकता है? दूसरा मेरे पास इफेक्ट हो सकता है मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव। ठीक है, और यहां पर डोमिनेट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मीजोमेरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव के ऊपर, एक्सेप्ट यहां पर मेरे पास एक कौन सी थी, एक एक्सेप्शन थी, दैट इज हैलोजन। ठीक है, हैलोजन के केसेस में मेरे पास क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर मीजोमेरिक। इस चीज को आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है पूरे मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो तीसरा मेरे पास क्या हो सकता है केस? तीसरा मेरे पास हो सकता है हाइपर कंजुगेशन वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। यहां पर मेरे पास और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। चौथा, चलो आप एक केस मानने को तो मान लो कि मेरे पास जो है मीजोमेरिक भी ऑपरेट हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी ऑपरेट हो रहा है और इंडक्टिव भी ऑपरेट हो रहा है। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा? सबसे ज्यादा मीजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये मेरे पास 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, जिनके क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं इन चारों चीजों को लेके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपको चेकआउट करना है इसके अंदर क्या होने वाला है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो आप जो है मॉलिक्यूल को देखो, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको देखो एंड देन ये चेकआउट करो कि मेरे पास यहां पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। क्या मीजोमेरिक लग रहा है, क्या हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, क्या इंडक्टिव लग रहा है। अगर मीजोमेरिक लग रहा है तो प्लस एम है या माइनस एम है, इंडक्टिव है तो प्लस आई है या माइनस आई है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और इसीलिए मैंने इनके ऊपर इतना टाइम लगाया था ताकि मैं जब इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं तो आपको जो है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम हो और ना ही हमें ज्यादा टाइम लगे इन चीजों को करने में, हम डायरेक्टली जो है इन चीजों को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना सीख सकें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से बात करते हैं क्योंकि थ्योरी तो बहुत हो गई है, अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेके। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, आपको चेकआउट करना है कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट जो है लग रहे हैं और फिर हम बताएंगे कि यहां पर क्या डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, एक मेरे पास टोल्यून है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, टोल्यून है और एक मेरे पास ये ग्रुप है। इसके अंदर मुझे बताना है इन दोनों मॉलिक्यूल में, ए है ये और एक ये बी है, इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा फास्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है किन के ऊपर जाके ज्यादा अटैक करेगा फास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ए मॉलिक्यूल में, इसमें सी, यहां पर इसका क्या मतलब है, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन पता आपको क्या है, मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, मेरे पास एक sp3 कार्बन के साइड में एक sp2 कार्बन होना चाहिए, एक sp3 कार्बन के साइड में एक sp2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और ये जो sp3 कार्बन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि मेरे पास अगर इसकी नोटेशन बताऊं कि नोटेशन क्या होती है, एक जनरलाइज नोटेशन, तो क्या होती है वो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन समथिंग ऐसी। ठीक है, ये मेरे पास एक जनरल नोटेशन होती है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या मेरे पास हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, ऑब्वियस ही बात है। यहां पर मेरे पास क्या है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है जिसके साइड में एक कार्बन जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन कहलाएगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और यहां पर मेरे पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी कि यहां पर क्या है, मेरे पास हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और यहां पर हाइपर कंजुगेशन लगने के साथ साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सबको क्लियर है ये बात। दूसरी चीज, मिथाइल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट होता है और हमने देखा था कि मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है। यानी कि यहां पर जो है 2 इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो हाइपर कंजुगेशन, साथ के साथ एक प्लस आई इफेक्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर बी की बात करूं तो बी की बात करूं तो यहां पर ये क्या ग्रुप है, इसका क्या मतलब है, यहां पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास कार्बन जो होगा ये कैसा होगा, अल्फा कार्बन, और यहाँ पर मेरे पास ये ग्रुप कैसे हैं, ये सारे के सारे अल्फा मिथाइल ग्रुप है। ये सारे के सारे कैसे ग्रुप हैं, अल्फा मिथाइल ग्रुप हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइपर कंजुगेशन का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, ना कि अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर जो हाइपर कंजुगेशन है वो तो है नहीं, हाइपर कंजुगेशन तो यहां पर है नहीं। लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है काफी अच्छा जो है क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। टर्शियरी ग्रुप जो है वो क्या शो करता है, टर्शियरी मिथाइल ग्रुप जो है क्या शो करेगा, काफी अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। एंड यहां पर दोनों में मैं अगर बात करूं तो ए है और एक बी है, राइट। तो बी का जो प्लस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है ए के प्लस आई इफेक्ट से, ऑब्वियस ही बात है। मिथाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता है कंपेयर टू टर्शियरी मिथाइल ग्रुप, राइट। ये बात में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 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 यहां पर मेरे पास साथ के साथ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ए मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, ए मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कंजुगेशन है, जबकि बी में कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है। और यहां पर हमें पता है हमेशा हाइपर कंजुगेशन जो है वो क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर कंजुगेशन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। तो डजंट मैटर, मेरे में बी में जो है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, बी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, डजंट मैटर। मुझे यहां पर डिसाइड कौन करके देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास जो है बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ए। बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ए, और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो फेवर कहां पे होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बी।
माय मिस्टेक, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ए के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बी, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होगा मेरे पास, ए के ऊपर फास्ट होगा एज कंपेयर टू बी। और इस तरीके से हमें इसके अंदर जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मॉलिक्यूल को देख के ये जानना है कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट पॉसिबल है, कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट पॉसिबल है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और अलग लेवल पे लेके चलते हैं इस चीज को, ठीक है। एक मेरे पास बेंजीन की रिंग है जिसमें मेरे पास CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। और एक और मेरे पास ग्रुप है जिसमें मेरे पास अब की बार सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। यहां पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में मेरे पास क्या शो होगा, प्लस आई इफेक्ट शो होगा, ये बात सबको क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अभी बताया था मैंने। और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां की बात करूं अगर मैं, तो इस सबस्ट्रेट को, इस सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान से देखो, क्या यहां पर प्लस आई पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन कंटेनिंग सारे के सारे ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं, कभी माइनस आई इफेक्ट नहीं शो करेंगे। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो दूसरी चीज यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास क्या हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो देखिए ये कार्बन मेरे पास क्या है, ये कार्बन मेरे पास अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं मेरे पास, एक, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने भी इफेक्ट आप जब नोटिस करते हो किसी सबस्ट्रेट के अंदर कितने इफेक्ट लगे हुए हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं या माइनस आई, प्लस एम शो कर रहे हैं या माइनस एम। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं बताओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि प्लस एम तो काम कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का, जबकि माइनस एम काम कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने का, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी जरूरी है, नोट करनी जरूरी है जब आप इन मॉलिक्यूल को कर रहे होगे, राइट। तो यहां पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के अंदर है, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के अंदर है, हाइपर कंजुगेशन भी दोनों के अंदर है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों के अंदर होना, तो हमने हमेशा बात की है इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी डोमिनेट नहीं करेगा हाइपर कंजुगेशन को। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों के अंदर हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन ही ये डिसाइड करेगा क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड हाइपर कंजुगेशन के अंदर हमने बात की थी जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, यानी कि मेरे पास ए के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा फास्ट एज कंपेयर टू बी। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो एक इसमें चीज और ऐड कर देते हैं। अब इसी में मैं पहले वाला सबस्ट्रेट भी ऐड कर देता हूं जिससे पहले लिया था हमने, ठीक है। अब इनके अंदर हमें कंपेयर करना है, बताओ किसके अंदर मेरे पास क्या होगा। तो प्लस आई यहां पर था, प्लस आई यहां पर था, यहां पर इस मॉलिक्यूल को देखा था तो प्लस आई यहां पर था, ठीक है। और यहां पर हमने हाइपर कंजुगेशन की बात की थी, तो यहां पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं था, तो यहां पर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा क्या ए, फिर मेरे पास क्या बी, और फिर मेरे पास क्या सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। चलो अब और बात करते हैं क्वेश्चन की। और हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो तो उसके अंदर हमें चीजों को कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है। यहां पर मेरे पास CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है। इसको मैंने नाम दे दिया ए रिंग, इसको नाम दे दिया मैंने बी रिंग। मुझसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा, ए के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाके ज्यादा फास्ट अटैक करेगा या फिर बी के ऊपर। तो एक बात याद रख लो, जिन स्पीशीज के ऊपर लोन पेयर नहीं होते, जो स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, वो मीजोमेरिक इफेक्ट तो शो करेगी ही नहीं, ठीक है। वो मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगी। हमें सिर्फ ये देखना है अगर कोई कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज है तो वो दो ही इफेक्ट शो करती है, या तो वो शो करेगी इंडक्टिव इफेक्ट या फिर वो शो करेगी हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि हाइपर कंजुगेशन हमेशा डोमिनेट करता है
इंडक्टिव इफेक्ट को। तो अगर आपको कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला सबस्ट्रेट या सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए ना, तो आप ना तो उसके अंदर मीजोमेरिक चेक करो, ना उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करो, आप डायरेक्ट जंप कर जाओ हाइपर कंजुगेशन में। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक होना नहीं है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव को जो है डोमिनेट कर जाता है। तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि हाइपर कंजुगेशन जो है मेरे पास वही रिजल्ट को फाइनलाइज कर रहा होगा कि क्या मेरे पास रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं अगर बात करूं और यहां पर मैं बात करूं, तो इसके साथ तो ये सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास ए के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, तो ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, और मेरे पास जो ए है वो ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है शो करेगा एज कंपेयर टू बी। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, बस शर्त इतनी है कि आपको कंजुगेशन देखना आना चाहिए, आपको हाइपर कंजुगेशन देखना आना चाहिए, आपको कंपेयर करना आना चाहिए, आपको ग्रुप को देख के ये पता लगना चाहिए कि यहां पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। प्लस आई यहां पर भी है, प्लस आई यहां पर भी है, इसका प्लस आई जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस प्लस आई, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे पास ये चीज डोमिनेट ही नहीं कर रही, तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं ही क्यों, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात क्यों करें जब मुझे पता है वो डिसाइड ही नहीं करेगी रिएक्टिविटी को। तो एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि अगर आप ऐसा जंप कर रहे हो ना डायरेक्ट, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपको कंक्लूजन दिए हैं कि इस तरीके से आप मीजोमेरिक चेक मत करो ऐसे क्वेश्चन में, इंडक्टिव इफेक्ट मत चेक करो, आप डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन के ऊपर जंप करो। लेकिन आप तीनों चीजें सोचो, तीनों चीजें लिखो, तीनों चीजें करके देखो, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचो। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है इन चीजों की, मैं कर सकता हूं, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर जंप करने की ट्राई करोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, और आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर क्वेश्चन गलत होता है ना, तो बहुत दुख लगता है यार, सच्ची में बहुत गंदा सा लगता है कि यार इतनी मेहनत की फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। अब चलो एक खतरनाक सा क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मान के चलो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, इसीलिए करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, अपने आप से नहीं बनाए हुए, राइट, ठीक है। और इन क्वेश्चन को समझने का मतलब है कि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हो, और कंसेप्ट अच्छे से समझने का मतलब है कि अब आपकी ऑर्गेनिक जो है वो अच्छी हो चुकी है। मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, इन तीनों के अंदर मुझे बताना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इन तीनों के अंदर मुझे क्या बताना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आप कहोगे तीनों सेम ही तो है, अरे डिफरेंट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, और यहां पर CH3 है। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो तीनों सेम है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो भी तीनों क्या हैं, सेम है। तीनों के अंदर मिथाइल ही तो लगे हुए हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास क्या क्या इफेक्ट लगेगा, हाइपर कंजुगेशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई में, ये 2 इफेक्ट तो हो गए मेरे पास। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मेरे पास बात अगर मैं करूंगा तो यहां पर क्या है, मेरे पास हाइपर कंजुगेशन है और इंडक्टिव तो है ही, इंडक्टिव तो लगेगा ही लगेगा, इंडक्टिव तो है ही मेरे पास, प्लस आई तो यहां पर है ही। अब मैं अगर बात करूं हाइपर कंजुगेशन की, तो मैंने आपको रेजोनेंस करवाते टाइम एक बात बताई थी, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट, कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट हम जो है ऑपरेट करवाते हैं, रेजोनेंस नहीं करवाते हैं। और मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन करवाते टाइम क्या बताया था, इट्स जस्ट लाइक अ मीजोमेरिक इफेक्ट, इट्स जस्ट लाइक अ रेजोनेंस, ठीक है। इसके अंदर भी कंजुगेशन पॉसिबल होती है, बस फर्क इतना होता है कि रेजोनेंस में हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहां पर मेरे पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये देखो, यहां पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेटा पोजीशन है, ये मेरे पास मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन के ऊपर क्या मेरे पास ग्रुप लगेगा, मेटा पोजीशन कैसे है, ये देखो ना 1-3 पोजीशन है, 1 2 3, ये आपस में क्या है, मेटा रिलेशन में है। और मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस नहीं लगता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, आप ये वाली स्पीशीज बना के देख लो। यहां पर आप एक काम करो,
यहाँ पे OH है, इसको बना के देख लो। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तो एक ऑर्थो पे इंक्रीज होगी और एक पैरा पे इंक्रीज होगी, यहाँ पर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेटा रिलेशन अगर हमारे पास रहता है तो वहां पर कोई भी इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, रेदर देन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। ये मेरे पास पैरा पोजीशन है तो हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये तीनों चीजें हैं। तो देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं है। बाकी दोनों के अंदर क्या है, मेरे पास हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो मेरे पास जो बी है वो सबसे कम रिएक्टिव और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएगा, राइट। अब बात आ गई ए और सी में। ए के अंदर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सी के अंदर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ए के अंदर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और सी के अंदर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अब इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो कौन क्या चीज करेगा, तो अब मुझे क्या पता है, मुझे क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन के बेस के ऊपर मैं अब इसको डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो इक्विवेलेंट है। रेजोनेंस तो चाहे मैं ऑर्थो से लगाऊं चाहे पैरा से लगाऊं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल ही इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर डोमिनेट क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर कंजुगेशन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करा दोगे। अरे देखो ना, दोनों के अंदर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन के बेस के ऊपर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा केस आए कि जो मेरा डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसके थ्रू मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहां जंप करूंगा, तब मैं जंप करता हूं मेरे पास लेस डोमिनेटिंग इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही बच गया ये चेकआउट करने के लिए कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी इंडक्टिव इफेक्ट करवाते टाइम कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ जो है फेड होता चलता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस हम क्रिएट कर उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट मेरे पास हो जाएगा। तो यहां पर देखो इस कार्बोकैटायन के से कितना क्लोज है ये मिथाइल ग्रुप और इस कार्बोकैटायन के कितना दूर है मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसके केस में, फर्स्ट के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है ज्यादा होगा थर्ड के केस कंपेयर में, राइट। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फर्स्ट में ज्यादा हो जाएगी, देन सी में एंड देन बी में। इस तरीके से हम जीओसी के क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो क्रिएट नहीं हो रहा, होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी कुछ खास अभी तक हमने बड़ी बात की नहीं है। हाँ, अप्लाई करना पहली बार सीख रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व करना पहली बार सीख रहे हो, कैसे करते हैं वो आप शायद पहली बार जान रहे होगे, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने आपको चीजें बताई हुई है। मुश्किल ये तब है जब मैंने आपको बताई है, आपने खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखी है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन पता नहीं लगा पा रहे, अगर आप मॉलिक्यूल के अंदर ये पता नहीं लगा पा रहे कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव है या फिर मेसोमेरिक है, तो फिर तो देखो वो तो एक अलग ही चीज हो गई। इसको मतलब तो आपने वीडियोस को अच्छी तरह या तो देखा नहीं है या फिर वीडियोस ही आपने ओपन करके नहीं देखी है, राइट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है और एक मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मुझसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मुझे करवानी है, कौन सा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो शो करेगा, कौन सा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है शो करेगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। हमें पता था लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज क्या शो करती है, प्लस एम इफेक्ट शो करती है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज क्या शो करती है, प्लस एम इफेक्ट शो करती है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लस एम इफेक्ट तो लगेगा, ये तो हमें कंफर्म है। दूसरी बात, हमने देखा था कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो कैसा ग्रुप होता है, मेरे पास -I शोइंग ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो OH है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या शो करेगा, -I। ये नाइट्रोजन भी क्या शो करेगा -I, राइट। और मुझे पता है मेसोमेरिक और अगर इंडक्टिव साथ में ऑपरेट हो रहे हैं तो डोमिनेट कौन करता है, मेसोमेरिक। खुद सोचो यहां पर हमें डोमिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेसोमेरिक तो इंक्रीज करने में काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने में कोशिश कर रहा है। जब और सेम यहां पर है, मेसोमेरिक तो ट्राई कर रहा है कि इसकी रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे और इंडक्टिव ट्राई कर रहा है डिक्रीज कर दे। तो हमें पता है मेसोमेरिक और इंडक्टिव में मेसोमेरिक जो है वो डोमिनेट करता है, तो इंडक्टिव फैक्ट को तो मैं हटा ही दूंगा, इंडक्टिव फैक्ट को तो मैं हटा ही दूंगा। अब बात बच गई मेसोमेरिक की। तो हमें पता है मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही कम प्लस एम इफेक्ट शो होता है। तो मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन जो है वो कम लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा इस रिंग के ऊपर, नाइट्रोजन जो है ज्यादा इजिली और ज्यादा फास्ट जो है अपने लोन पेयर को जो है इस रिंग के अंदर कंजुगेशन में ला पाएगा, जिसकी वजह से ये बी है ये ए है, तो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी
के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी जो है फास्ट होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब चलो, अब अभी थोड़ा सा ना हाइपर कंजुगेशन को और इन्वॉल्व कर देते हैं मीसोमेरिक के अंदर। मैंने आपको 3-4 जो केस बताए थे ना, वो सारे के सारे केस में लगा रहा हूं यहां पर। इस वाले केस में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं था, आपको दिख गया होगा, क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक OH और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक OH और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो है 3 ग्रुप लगे हुए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर सेम सबस्ट्रेट है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे मेरे पास एक NO2 यहाँ पे लगा हुआ है और एक NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो ये मेरे पास 4 हैं। क्वेश्चन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में हमें बताना है, कहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। एक बात देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, और O नेगेटिव बनते ही ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस का पार्ट बन जाएगा। और रेजोनेंस में हमें पता है, रेजोनेंस की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, मेरा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा। अब कौन कितना ज़्यादा कौन कितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आया है उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, वो कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आया है H पॉजिटिव निकलने के बाद, तो ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर बन रही है, कोई भी चार्ज अगर बन रहा है, तो हमें पता है चार्ज स्पीशीज जो है स्टेबल नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहीं पर चार्ज स्पीशीज बना रहे हैं, तो अगर वो स्टेबल हो रही होगी तभी तो वो बनना चाहेगी ना। तो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन बनने के बाद, जितना ज्यादा निकलने के बाद जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन जो है एसिडिक होगा। क्यों? उतनी ही आसानी से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास जो है ये रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि OH के साथ मेरे पास बेंजीन रिंग लगी हुई है, सबके अंदर सेम ही मेरे पास रिंग प्रेजेंट है। फर्क क्या है, यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूएंट का। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखना है खाली। तो देखो यहाँ पर जितनी ज्यादा रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, रिंग के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस रिंग से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो हमें देखना है कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल कर रहे होंगे नेगेटिव चार्ज को। इसका काम क्या है, इसका काम है +I, और ये हमारे साथ के साथ क्या शो करेगा, +H। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने में काम कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज निकलने को, H पॉजिटिव निकल के नेगेटिव चार्ज बनने को क्या कर रहे हैं, डिसफेवर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिसफेवर कर रहे हैं। NO2 ग्रुप की बात करूं तो NO2 ग्रुप क्या करता है, -M इफेक्ट शो करता है, सबको पता है। साथ के साथ -I इफेक्ट भी शो करता है। तो ये क्या करेंगे, ये फेवर करेंगे मेरे पास माइनस इफेक्ट बनने को, H पॉजिटिव निकल के नेगेटिव चार्ज बनने को। तो यहां पर भी सेम है दो, यहां पर भी दो सेम है, -M और -I। तो ये भी ज्यादा जो है फेवर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फेवर कौन कर रहा है मेरे पास, ये वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है -I और -M इफेक्ट शोइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और दो ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे दो ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा मेरे पास, D में। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, C में, क्योंकि यहाँ पर एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद मेरे पास A में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लो मेरे पास एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा अटैच नहीं है, कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और वो सब्स्टिट्यूएंट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो पहले से बना हुआ था उसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बनना जो है डिसफेवर हो जाएगा, और A जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू B। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन का।
तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको ये क्वेश्चन करने में। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं हमारी वीडियो आई मीन जीओसी के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे अप्लाई करना होता है चीज़ों को वो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सको एंड अपने जो भी डाउट है वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सको। वैसे आप जैसे ही और बच्चे भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो